गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 14 सितंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पे लौटते हैं। डेली मैं इसका न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी ये प्रीलिम्स का समय चल रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अक्टूबर में यूपीएससी का प्रीलिम्स है, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है और सीडीपीओ का प्रीलिम्स है। उसके बाद दिसंबर में 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स है और अभी 19 सितंबर को झारखंड पीसीएस का प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स को फोकस करके मैं कई सारे वीडियो बना रहा हूँ। यूपीएससी की प्रीलिम्स को लेकर के मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया था और प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने कई सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको बताए थे, वो जाकर के देख लेना, उसको नोट कर लेना। यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो दिमाग का खेल होता है, मैनेजमेंट का खेल होता है। किस तरह से आप रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क और कैलकुलेटेड गेस किस तरह से कर सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कई सारी जो ट्रिक्स मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है किस तरह से। और साथ ही साथ यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स का पेपर जल्द मैं इसका पेपर सॉल्व करके डिस्कशन अपलोड कर दूंगा। और यूपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे सीआईएसएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, या जितने भी एग्ज़ाम यूपीएससी ने कंडक्ट करवाए हैं पिछले एक वर्ष का पेपर जरूर देखें। कोशिश करूंगा मैं सभी का वीडियो अपलोड करने का। अब लौटते हैं यूपी पीसीएस और 67th यूपीएससी को लेकर के। यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस जो 24 अक्टूबर को है और 67th यूपीएससी जो दिसंबर में है, 12 दिसंबर को, और सीडीपीओ का, ये तीनों का एक साथ आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए पिछले वीक एग्ज़ाम हुआ है संडे को, इसी संडे को एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा पीसीएस का और साथ ही साथ असम पीसीएस का। ये दोनों का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, इसका पेपर मैं एनालिसिस करके अपलोड कर दूंगा, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इस वर्ष जितने भी पीसीएस के एग्जाम हुए हैं सभी पीसीएस का प्रयास करें क्वेश्चन देखने का, और सभी का जीएस का क्वेश्चन जरूर देख लें और करंट का क्वेश्चन जरूर देख लें। स्टेट रिलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे असम का क्वेश्चन, मान लो असम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको देखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो जीएस पोर्शन है वो जरूर देख लें और करंट पोर्शन जरूर देख लें। तो कोशिश करूंगा मैं एक एक करके सभी वीडियो आपके लिए अपलोड करने का। चलिए न्यूज़ पर लौटते हैं। अफगानों के साथ पहले की तरह अब भी है भारत, जयशंकर। तो हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ या अफगानिस्तान की जनता के साथ पहले भी भारत था, आज भी भारत है। हमने वहाँ पे $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था और हम चाहते हैं वहाँ पे काम करना। भारत तालिबान को लेकर के अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। तालिबान गवर्नमेंट किस तरह से अफगानिस्तान पर रूल करेगी, वेट एंड वॉच कंडीशन में भारत ने अपने आप को रखा हुआ। देखो यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि तालिबान इशू को लेकर के सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, देख लेना आप लोग। पेगारस मामले पे नहीं देंगे विस्तृत हलफनामा। सबसे पहले तो पेगारस मामले समझो कि पेगारस मामला क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट ने में क्या कहा है केंद्र सरकार ने। पेगारस मामला क्या है कि पेगारस एक वायरस है, वो वायरस को या स्पाईवेयर बोलो, स्पाईवेयर को आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपके फ़ोन में डाला जाता है। व्हाट्सएप के माध्यम से आपके फ़ोन में चला जाएगा। आपके फ़ोन में जाने के बाद जो है आपके फ़ोन का हर एक एक्सेस, जिस व्यक्ति ने आप में पेगारस वायरस डाला है वो हर एक एक्सेस आपका कर सकता है। आपका वीडियो देख सकता है, आपका टेक्स्ट मैसेज देख सकता है, वो आपका जितना भी आप में जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है आपके फ़ोन में, हर एक फ़ोन को वो एक्सेस कर सकता है जो व्यक्ति ने पेगारस वायरस आप में इनबिल्ट किया है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्र सरकार को कि आप हमें विस्तृत बताइए कि पेगारस क्या आप यूज करते हैं अथवा नहीं करते हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर करके कहा है सर्वोच्च न्यायालय में कि हम आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते हैं। अगर हम आपको विस्तृत जानकारी दे सकते हैं तो हो सकता है आतंकवादी गतिविधि में लोग जो संलिप्त हैं वो इसका यूज कर सकता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में कहा है केंद्र सरकार ने कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि हम आपको विस्तृत जानकारी ना दें। बाकी एक बार इसको पढ़ लेना। देखो डेली न्यूज़ एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का जो न्यूज़ टिक करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको ज़रूर पढ़ लें।
अमेरिका से फंडिंग मामले में आपके राष्ट्रीय सचिव को ईडी का समन। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ईडी संस्थान अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिस्कस मैं कर देता हूँ। ईडी को बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई 1956 को हुई, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, जिसे फेरा कहते हैं, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा 1947 में आया था और इसी के तहत ईडी की स्थापना किया गया था। फेरा को 1973 में इसको संशोधन किया गया था। उसके बाद 2000 में 1 जून 2000 को फेरा की जगह फेमा लाया गया। पहले क्या था, फेरा था, अब क्या है, फेमा है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट एक्ट आ गया। पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, अब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आ गया। तो ये आ गया, फेरा की जगह फेमा आ गया। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय एजेंसी है ईडी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो है कोलकाता में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, चेन्नई में और मुंबई में। तो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कलकत्ता, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्या है कि 2 ऐसा एक्ट है जिसका उल्लंघन में ईडी एक्शन लेता है। दोनों एक्ट को याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ईडी किस एक्ट के उल्लंघन पे एक्शन लेता है। तो एक तो फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और दूसरा है PMLA 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो अगर मान लेते हैं कि इस व्यक्ति पे, पंकज गुप्ता जी पे, अगर कोई ईडी ने समन जारी किया है, तो इसका मतलब इन्होंने 2 एक्ट का उल्लंघन किया होगा, या तो फेमा का उल्लंघन किया होगा या PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन किया होगा। न्याय क्षेत्र में बढ़ रहा राजभाषा का मान, फैसले में बहस में हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसी को लेकर के ये शो किया गया है। इसको भी लेकर के एक बार पढ़ सकते हैं, न्याय क्षेत्र में किस तरह से। अब हिंदी में भी कई जगह क्या होगा कि इंग्लिश की आपको जजमेंट कॉपी दी जा रही है, उसके अलावा हिंदी की जजमेंट कॉपी भी दी जा रही है, तो उसको लेकर के न्यूज़ है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती, भारत निपटने को प्रतिबद्ध, भूपेंद्र यादव। सबसे पहले तो न्यूज़ सुन लो कि न्यूज़ क्या है, उसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा। न्यूज़ ये है कि अमेरिका के जॉन कैरी, अमेरिका के पर्यावरण राजदूत हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के पर्यावरण राजदूत इन्हें कहा जाता है, इसका नाम है जॉन कैरी। ये जॉन कैरी हैं। जॉन कैरी साहब इंडिया आए हुए हैं, और इंडिया आकर के चूँकि जलवायु परिवर्तन को किस तरह से रोकना चाहिए, इसको लेकर के अमेरिका इनिशिएटिव ले रहा है। पहले भी वो इंडिया आ चुके हैं इस मुद्दे को लेकर के, और अभी हाल फिलहाल में फिर इंडिया आए हैं। इंडिया आने के बाद इन्होंने क्या किया है कि एक संवाद तंत्र की स्थापना किया, एक संवाद तंत्र जिसका नाम है जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय संग्रहण संवाद। इसको लेकर के इन्होंने एक संवाद तंत्र की स्थापना किया है, इसका शुरुआत किया है। इससे पहले अप्रैल 2021 में, अप्रैल 2021 में अमेरिका और इंडिया दोनों के राष्ट्रपति के द्वारा इंडिया अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 डिस्कस किया गया था। ठीक है, इतना ये इस न्यूज़ में इन्फॉर्मेशन है। अब देखो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि ये जो संवाद तंत्र है, वित्तीय संग्रहण संवाद तंत्र, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अमेरिका एक विकसित देश है। पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आप पढ़ोगे, या पेरिस समझौता के बारे में पढ़ोगे, जो COP21 में हुआ था, पेरिस में 2015 में हुआ था, इसमें कहा गया था, इसमें इसी बात को डिस्कस किया गया था कि विकसित देश जो है, विकासशील देश को $100 बिलियन देंगे। $100 बिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, ये देंगे 2020 से। क्यों देंगे? क्योंकि विकसित देश जो है कार्बन इमिशन कब से कर रहा है? पूर्व औद्योगिक काल से, 17वीं शताब्दी से ही कर रहा है, 17वीं शताब्दी से पहले से ही कर रहा है। तो पूर्व औद्योगिक काल से कार्बन इमिशन कर रहा है, उसी समय से उद्योग धंधा विकसित हो गया था विकसित देशों में, और उसी समय से ये जो है कार्बन दोहन का स्टार्ट कर दिया था। विकासशील देश भारत जैसा देश कब से कर रहा है? 1950 के बाद से लगभग कर रहा है, या 1900 कह सकते हो 20वीं शताब्दी में कर रहा है।
तो अमेरिका जैसा देश जिन्होंने कार्बन एमिशन बहुत पहले से करना शुरू कर दिया है, यानी आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है विश्व में, उसका बहुत बड़ा रीजन अमेरिका है, उसका बहुत बड़ा रीजन पश्चिमी देश है, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले से, आज से 400 वर्ष पहले से इन्होंने कार्बन एमिशन स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए विकासशील देश का कहना है कि आप हमें मुआवजा के तौर पर पैसा दीजिए, चूँकि कार्बन एमिशन आपने स्टार्ट किया था, आज जो जलवायु परिवर्तन की घटना हो रही है उसके जिम्मेदार आप हैं। और यही डिस्कस हुआ था पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 में। तो उसी को लेकर के एक वित्तीय संग्रहण संवाद केंद्र स्थापित किया गया है। हो सकता है कि अमेरिका भी इस संवाद तंत्र के माध्यम से क्लाइमेट को रोकने के लिए या जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत को कुछ पैसे दें। देखो, इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था रियो कन्वेंशन पे। आप बहुत कम लोगों ने आपने वीडियो देखा है रियो कन्वेंशन का वीडियो, आप लोग जरूर जा करके देखें। जब तक आपको रियो समझ में नहीं आएगा तब तक अन्य चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। अब इसके बैकग्राउंड पे चलता हूँ। एक रिपोर्ट मेरी तरफ से आप लोग ज़रूर देखना, चूँकि ये रिपोर्ट 19 में भी आया था और 21 में भी आया है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अभी हमारा जो है क्लाइमेट चेंज का वर्तमान में स्थिति क्या है। आईपीसीसी की रिपोर्ट है। 2019 में जब क्वेश्चन आया था तो यूपीएससी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया था और मेंस में भी क्वेश्चन आया था। अभी आया तो हो सकता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आईपीसीसी रिपोर्ट 2021 को जाकर के सर्च करके इसको देखना या इसको पढ़ना। कार्बन जो उत्पादन है या CO2 उत्पादन में सबसे पहला पोजीशन विश्व में अभी चीन रख रहा है 28%, अमेरिका रखता है 15%, भारत 7% रखता है, रूस 5% रखता है। तो भारत का तीसरा नंबर है, सबसे अधिक उत्पादन करता है चीन। ये भी क्वेश्चन कई स्टेट पीसीएस में पूछा गया। 20वीं सदी में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। 20वीं सदी में यानी 1900 से लेकर के 1999 तक कितना टेम्परेचर बढ़ा? 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, जिसमें 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड अंतिम 3 दशक में यानी 1970 से लेकर के 1999 तक में बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है कि चक्रवात की दर में 80% वृद्धि हो गई है। 2030-40 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पार कर जाएगा। ये आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट में बता रहा है, जो 2021 में रिपोर्ट उन्होंने जारी किया था कुछ दिन पहले, 1-2 महीना पहले। आर्कटिक और अंटार्कटिक के बर्फ पिघल रहे हैं और पिछले 60 वर्ष में अलास्का का तापमान 3 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो चुका है। साइबेरिया का लेप्टेव सागर बर्फ मुक्त हो चुका है, जहाँ पे हमेशा बर्फ रहते थे वो बर्फ मुक्त हो चुका है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो है एक संवाद तंत्र अमेरिका के साथ विकसित किया है जलवायु परिवर्तन के। बाकी जलवायु परिवर्तन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, चूँकि कई सारे मेरे पास कंटेंट है, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा सेपरेट एक वीडियो में। भूपेंद्र पटेल ने ली गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ। बस नाम याद रख लेना, गुजरात के आपके नए मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। देखो, आज का न्यूज़ का सबसे इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है, इसको ज़रूर आप लोग अच्छे से देखें। और क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आई मस्ट टेल यू, कई बार क्वेश्चन पूछा है चीता को लेकर के। चीता इंडिया आ रहा है, चीता इंडिया आ रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा। देखो, प्रोजेक्ट चीता या चीता पुनर्प्रवेश प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था 2009 में, वर्ष 2009 में शुरुआत किया गया था। इसका नोडल एजेंसी जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTC है। NTC इसको रेगुलेट करेगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको रेगुलेट करेगी। 4 बिग कैट हैं, 4 बिग कैट हैं। एक आपको शेर है, दूसरा आपको चीता है, तीसरा बाघ है और चौथा है तेंदुआ। तो 4 बिग कैट में हमारे पास चीता नहीं है, बाकी तीनों ही बिग कैट हैं। शेर हमारे पास है, बाघ है और तेंदुआ है। चीता अगर आ गया तो चीता आने के बाद हमारे पास जो विश्व में 4 बिग कैट है, चारों बिग कैट की प्रजाति हमारे पास होगी। सबसे पहले इस योजना के तहत कुन्नो पालमपुर अभ्यारण्य कई बार क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा। ये जो चीता आएगा इसको कहाँ रखवाया जाएगा? कुन्नो पालपुर अभ्यारण्य या कुन्नो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का एक अभ्यारण्य है, वहाँ पे रखवाया जाएगा, मेजरली वहाँ पे रखवाया जाएगा। चीता कहाँ से रहा है? अफ्रीका के देश नामीबिया है, नामीबिया से भारत चीता मंगा रहा।
अफ्रीकन कंट्री नामीबिया से भारत चीता मंगा रहा है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा। 1947 में भारत में चीता नहीं देखा गया। 1947 से 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय से आज तक चीता भारत में नहीं देखा गया है। और 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। 1977 में इंदिरा गांधी के द्वारा ईरान से प्रयास किया गया है। एशियाई देश में एकमात्र देश ईरान है जिसके पास चीता है। तो एशियाई के देश में जो ईरान से प्रयास किया गया था इंदिरा जी के द्वारा कि चीता हमें ईरान दें। अब देखो ये संस्था चूंकि एनटीसीए ही इसको रेगुलेट करेगा, चीता आएगा, चीता कैसे रहेगा नहीं रहेगा सब एनटीसीए रेगुलेट करेगा। तो ये संस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, लीगल बॉडी है। किस मिनिस्ट्री के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तहत, पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक लीगल बॉडी है। इसकी स्थापना किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम 1972, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। एनटीसीए को 2006 में स्थापित किया गया था। पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इसको रेगुलेट कर रहा है, प्रोजेक्ट चीता रेगुलेट कर रहा है, और प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट टाइगर ये निकाय रेगुलेट कर रहा है। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जब आप पेपर पढ़ते हैं या मान लो ये न्यूज़ देखा तो आपके बारे में इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे जब आपको डिफेंस कॉरिडोर दिखेगा तो आपको ये चीज़ें समझ में होनी चाहिए कि डिफेंस कॉरिडोर जो है कहाँ कहाँ पे बन रहा भारत में। मोदी जी आज अलीगढ़ में है, एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे और दूसरा डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। तो बेसिक न्यूज़ सबसे पहले सुन लो। बेसिक न्यूज़ क्या है कि महाराजा या राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय बनाया गया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बनाया गया, इसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। तो जब डिफेंस कॉरिडोर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कई बार, तो हमने बताया था कि सरकार 2 जगह डिफेंस कॉरिडोर बना रही है, एक तो उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। डिफेंस कॉरिडोर क्या होगा कि वहाँ पे जो है देसी रक्षा उत्पाद का निर्माण किया जाएगा या डिफेंस का जो है निर्माण किया जाएगा। जैसे मान लो अगर हमारी सेना को गोली चाहिए तो गोली का निर्माण वहीं पे किया जाएगा, बंदूक चाहिए बंदूक का निर्माण वहीं पे किया जाएगा, या उसका जो बहुत सारे एक्सेसरीज होता है उसका निर्माण भी उसी डिफेंस कॉरिडोर में किया जाएगा। क्यों इसका ज़रूरी है? क्योंकि हम विदेश से काफ़ी मंगाते थे डिफेंस। सिप्री की रिपोर्ट थी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट थी कि 2012 से लेकर के 18 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। विश्व में जितना हथियार का आयात होता है उसका 13% आयात भारत अकेले करता था। भारत पहले नंबर पे था। हालांकि अभी मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, आप लोग चेक कर लेना, मेरे ख्याल से आई थिंक शायद सऊदी अरब पहले नंबर पे चला गया, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। आप लोग चेक कर लेना, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं श्योर नहीं हूँ। अभी शायद सऊदी अरब पहले नंबर पे चला गया है, लेकिन 2012 से लेकर के 18 तक पहला पोजीशन पे भारत था। रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना के एक उद्देश्य विभिन्न रक्षा औद्योगिक इकाइयों के बीच में संपर्क सुनिश्चित करना, बहुत सारे निर्माण करना भी है, राइट, ताकि हम विदेश से अपनी आयात जो कर रहे हैं उस आयात करने की दर को घटा सके, कम कर सके, कम से कम सामान हमें विदेश से आयात करना पड़े और अधिक से अधिक सामान हम विदेशों में निर्यात कर सके रक्षा उत्पाद से संबंधित। 2 रक्षा गलियारे का निर्माण हो रहा है 2 राज्य में, एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश का भी 6 सिटी है, 6 जगह है, 6 स्थान है, 6 स्थान या 6 शहर के बारे में आपको पता होना चाहिए। लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, चित्रकूट है, झांसी है, अलीगढ़ है। और इसी अलीगढ़ में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आज डिफेंस कॉरिडोर की शिलान्यास रखा जाएगा। तो कहाँ कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी। दूसरा डिफेंस कॉरिडोर हमारा बन रहा है तमिलनाडु में, जिसमें जो 5 सिटी हैं, चेन्नई है, होसूर है, सलेम है, कोयम्बटूर है, तिरुचिरापल्ली है। तो ये 5 सिटी तमिलनाडु की और 6 सिटी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर का स्थापना हो रहा है। एक बार इसको भी आप लोग देख लेना।
एनएलसीटी में गई समाधान योजना ना तो बदलेगी ना ही वापस लेगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है? आईबीसी आया था 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था 2016 में। आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। आप कंपनी चलाते हो, 1000 एम्प्लॉयज़ की मान लेते हैं, 1000 कर्मी आपके यहाँ काम करते हैं, आप उन कर्मी को पैसा देने में सक्षम नहीं हैं, आप ऐसी कंडीशन में आप जाइएगा एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाइएगा। आप बोलिएगा कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास पैसा नहीं है अपने वर्कर को देने के लिए, हमें जो है हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, इसका सॉल्यूशन आप कीजिए। तो इसी कंडीशन में एनसीएलटी आईबीसी क्या होगी, आईबीसी प्रोसेस स्टार्ट होगा। आईबीसी एक क्या होता है कि एक आईबी की नियुक्ति करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं, आईपी की नियुक्ति करता है। आईपी जो होता है, देखो मैं एक सेकेंड, आईपी क्या करता है कि जो इतना कंपनी आपकी कंपनी में मान लेते हैं कि जितना भी प्रमोटर था या जितना कंपनी में पैसा लगाया था, जितना शेयर होल्डर था, सभी शेयर होल्डर से बात करता है कि क्या करना चाहिए, आपको अपना पैसा रिटर्न चाहिए या चाहते हैं कि आप लोग खुद मिल करके जो है कंपनी चलाइएगा। तो ऐसे कंडीशन में आईपी उन लोगों के निर्णय या कंसेंट के आधार पर अपना निर्णय लेता है। अगर वो लोग बोलेगा कि नहीं हमें अपना पैसा चाहिए, तो वो कंपनी के हर एक सामान को जो है नीलामी में बेच करके सभी का पैसा रिटर्न करता है आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो यहाँ पे थोड़ा एनसीएलटी के बारे में जान लो कि एनसीएलटी की स्थापना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना किया गया था कंपनी एक्ट 2013 के तहत। 2016 में इसका स्थापना किया गया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है कर्ज वसूली का काम करता है, बेसिकली कर्ज वसूली का काम करता है। और एनसीएलटी के आदेश पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नियुक्ति होता है, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही जितना भी संपत्ति है उसको बेचने का काम या नीलामी करने वगैरह का काम करता है, सारा काम वही करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया यहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि अगर एक बार मैटर चला गया एनसीएलटी में, ना तो वो बदलेगा ना ही वापस होगा। तो आप सोच समझ के एनसीएलटी में जाइए। आपको पूरी तरह से दिवालिया हो गया है, आपको लगता है कि हम पैसे देने में असक्षम है, तभी जाइए एनसीएलटी के पास। देखो, खरीफ की खाद्यान्न 15 करोड़ टन से अधिक होने का अनुमान, तो थोड़ा मैं डाटा भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। खरीफ तो भाषा, एक तो अरबी भाषा है, अरबी भाषा का मतलब होता है, खरीफ का मतलब होता है पतझड़, यानी पतझड़ के समय में जो है अक्टूबर के आसपास जो है ये पूरा तैयार हो जाता है। अभी खरीफ फसल जो है पूरा तैयार हो गया होगा या कटना शुरू हो गया होगा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, ये सारे के सारे खरीफ फसल में आते हैं। 2021-22 में 15 करोड़ टन खरीफ के टारगेट है, या अनुमान है कि 15 करोड़ टन जो है उत्पादन होगा खरीफ उत्पाद का। एमएसपी याद रख लेना, चूंकि एमएसपी सरकार प्रत्येक वर्ष डिसाइड करती है। इस वर्ष के लिए सरकार ने जो डिसाइड किया है धान के लिए 1940 रुपये। वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएसपी 2021-22 के लिए सरकार ने क्या डिसाइड किया है, तो 1940 रुपये प्रति क्विंटल। एक बार इसको भी देख लेना आप लोग। उत्तर कोरिया ने किया परमाणु क्षमता की क्रूज मिसाइल का परीक्षण। तो दो मिसाइल होती है, एक तो क्रूज होता है, एक बैलिस्टिक होता है। मान लो यहाँ पे क्रूज मिसाइल क्या होता है कि कहीं से भी आप इसको छोड़ सकते हैं, हवा से भी इसको छोड़ सकते हैं, धरती से भी छोड़ सकते हैं, या समुद्र से भी इसको छोड़ सकते हैं। क्रूज मिसाइल क्या होता है कि अगर मान लो ये टारगेट है, तो ये यहाँ से अगर छोड़ा गया तो ऐसे ऐसे पहले जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे जाकर के फाइनली ये टारगेट को हिट करेगा। ये होता है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, जैसे मान लो ये धरती से ही नॉर्मली छोड़ा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल, हवा से तो अभी तक छोड़ा नहीं गया कोई बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ से अगर मान लो ये टारगेट हमारा है कि यहाँ पे एक घर है, इसको टारगेट किया गया, तो यहाँ से छोड़ा जाएगा, तो इस तरह से स्लोप के माध्यम से ये जाएगा, ऐसे स्लोप के माध्यम से जाएगा। ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल, और क्रूज मिसाइल ऐसे ऐसे करके जाता है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री का एडिटोरियल है, जरूर पढ़ना आप लोग, राइट। स्वास्थ्य मंत्री का एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। इसको भी देख सकते हैं, हिंदी दिवस के दिन दिया हुआ, तो एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए, इतना ही न्यूज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बार इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं।
जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं हाईलाइट करके इस तरह से टिक करके आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जरूर, जो मैं इस तरह से टिक करता हूँ एटलीस्ट उसको जरूर एक बार आप लोग देख लें, एक बार पढ़ लें। वो न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, इसलिए उसको पढ़ना चाहिए। प्रत्येक न्यूज़ को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप तैयारी कर रहे हैं कमीशन की तो वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ने से ज़्यादा अधिक इंपॉर्टेंट होता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो क्या छोड़ना ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका भी इंपॉर्टेंस काफ़ी अधिक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।